हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स से मुझे कहा है कि हम जो है वो एचपी का जो हिस्ट्री है, यानी हिमाचल प्रदेश की जो एशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में जो है हम डिस्कशन करें। तो आज जो है हम हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो हिमाचल की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता के साथ हम देखें तो राज्य की जो तलहटियां थी उनके ऊपर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो रहा करते थे। इसके प्रमाण जो है वो पाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रौद्योगिक प्री हिस्टोरिक हिमाचल, ठीक है। अब हिमाचल का जो इतिहास है, अगर हम प्री हिस्ट्री देखें हिमाचल की, तो हिमाचल के अंदर जो है वो लिपि का जो है वो विकास उस टाइम पे नहीं हुआ था, यानी कोई लिपि नहीं थी। तो इसलिए हमें जो भी स्रोत मिले हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कैसी रही होगी, तो वो जो जितनी भी हमें जो जानकारी मिली है वो मिली है पुरातात्विक स्रोतों से, ठीक है। तो इन्हीं स्रोतों से हम बता सकते हैं, यानी जो लिपियां जैसे कि हड़प्पा काल में जो हमारे पास जो लिपि मिली है उसे जो है अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है, पूरी तरह से उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए जो है अभी के टाइम पे अगर हम कहें तो हमारे जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भी जानकारियां ली गई हैं वो उस टाइम पे जो औजार थे, वहां क्या कल्चर था, तो वहां पे जो खुदाई के टाइम पे जो चीजें मिली है उन्हीं के ऊपर वो निर्भर है, ठीक है। पुरा पाषाण काल यानी कि प्री स्टोन एज जो थी वो 30 लाख से 10,000 बीसी तक मानी जाती है। मध्य पाषाण काल वो 10,000 से 4,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल जो है 7 से 1,000 बीसी तक जो है वो माना गया है, ठीक है। अगर पूरा पाषाण कालीन स्रोत की हम बात करें तो 1951 में सतलुज की सहायक नदी है सिरसा, उसकी दाईं ओर नाड़ागढ़ में ओलोफ, ठीक है, ओलाफुर को जो थे वो पत्थरों से बने हुए औजार जो थे वो प्राप्त हुए थे, ठीक है। 1955 में बीबी लाल को गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से जो है आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के जो थे औजारों से बने हुए नमूने जो थे उनको प्राप्त हुए थे, ठीक है। उसमें जो थे खास क्या रहे, चापर, हस्त कुठारे और बेदनी उनमें जो थे वो प्रमुख औजार उनको मिले थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जी.सी. महापात्रा को जो था वो सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा के उत्तर पाषाण में 30 से 4 लाख के पुराने पत्थरों से बने हुए औजार जो थे वो प्राप्त हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1974 में सिरमौर की मारकंडा नदी जो है वहां पे भी जो है इसी प्रकार के जो है पत्थरों से बने हुए औजार जो है वो प्राप्त किए गए हैं, ओके। मध्यकालीन और नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे ये माना जाता है कि यूरोप का विभाजन जो था वो इसी काल में हुआ था। स्थायी किसी और सभ्यताओं का उद्गम, यानी सभ्यताएं जो थी वो अराइज करी थी वो इसी टाइम के ऊपर हुई थी, ठीक है। रोपड़ में कोटला निगम में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। क्या हुआ है यहाँ पे कि सरस्वती और यमुना नदियों की जो तलहटी है, ठीक है, वहां पे भूरे रंग के चित्र जो है वो मिट्टी की बर्तनों के ऊपर जो है वो पाए गए हैं। मतलब कि उस टाइम पे लोगों ने जो था मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत साहित्य की, तो जो हमारा सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, इसके अंदर भी जो है वो हिमाचल के जो वहां पे उस टाइम पे लोग रहा करते थे उनके बारे में उनका विवरण जो है दिया गया है। ईसा से 1000-1500 पूर्व हिमाचल आर्य पूर्व संस्कृति पर इसमें जो है वो प्रकाश डाला गया है, ठीक है। उसके बाद अगर पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, स्कंद पुराण के अंदर भी जो है वो हिमाचल का विवरण मिलता है। लेकिन वहां पे जो तिथि है क्रमबद्ध तरीके से अगर उनको हम इन ग्रंथों में मिलाया जाए तो उसमें वो एक भ्रांति सा प्रतीत होता है, तो इसको एज ए हिस्ट्री वो जो है वो नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें रामायण, महाभारत और बृहद संहिता, तो इसमें भी जो है वो हिमाचल का जो है वो प्रमाण मिलते हैं, यानी कि इसका हिमाचल का वर्णन जो है इन ग्रंथों के अंदर भी पाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, कालिदास का रघुवंशम ये एक नाटक है, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, इनके अंदर भी जो है हिमाचल का विवरण जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कलहण ने जो था
1149 से 50 ईस्वी तक जो है एक काव्य रचना करी है, ठीक है, राजतरंगिणी, यानी राजतरंगिणी को जो है वो काव्य के रूप में जो है लिखा गया है। और इसमें जो है हिमाचल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीजों का जो है इसमें विवरण जो है वो मिलता है, ठीक है। राजतरंगिणी एक्चुअल में ये जो कश्मीर का जो है ना राज्य, उसके बारे में इसका विवरण है। और यहाँ तहाँ इसके अंदर जो है, क्योंकि जो हिमाचल का एरिया था उस टाइम पे कश्मीर के साथ लगता ही एरिया था, तो इसके ही प्रभाव में वो रहा है, तो इसका विवरण भी वहां पे जो है दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम ऐतिहासिक काल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, उसके टाइम पे जो हिमाचल के निवासी थे वो कोल रहे थे। तो सबसे पहले इसमें जो है वो विवरण मिलता है कोल जनजाति का। ये जो है माना गया है कि हिमाचल के मूल निवासी जो थे वो कोल ही थे, ठीक है। इनको कोली, हाली, डूम, चनाब, रेड़ी, बाड़ी के नामों से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और कोल लोग जो है, ये माना गया है कि हिमाचल के उत्तर पूर्वी दर्रों से जो थे ये भारत में आए थे। उसके बाद जो था वो द्रविड़ जो थे यहाँ आए, और उन्होंने क्या किया कि जो मैदानी इलाके थे जहां पे उपजाऊ भूमि हुआ करती थे, वहां से इन कोलों को जो था वो भगा दिया था, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो पहाड़ों में और जंगलों के अंदर जो थी वो शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो कोल कहाँ आके बस गए, ये बस गए पहाड़ों में और जंगलों में। उसके बाद नवपाषाण काल में अगर देखा जाए तो मुंड भाषी कोल जाति की जो है सिंधु तथा सरस्वती नदियों के मैदानी भागों में इन्होंने जो थी वो बस्तियां बसाई थी, ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इनके बसने का पता जो है कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों पर हुई शिल्पकारी से लगता है, क्योंकि उस घाटी के ऊपर जो शिल्पकारी की गई है माना गया है कि वो कोल जनजाति के लोगों ने ही करी है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं लगती है, वो बनावटी लगती है, यानी लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो माना ये गया कि उस टाइम पे जो कोल जनजाति थी वो पशु रखती थी, पशुपालक थे, और उन्हीं के द्वारा जो है ये कलाकारियां जो है वो की गई हैं, ओके। 1877 में कोम्बेल ऑफ इजेल ने जो था कांगड़ा में एक शिलालेख उनको मिला था, ठीक है। तो उसके ऊपर जो चिन्ह बने थे उनको जो था अयोध्या के एक साधु ने क्या कहा था कि ये जो है वो महादेव लिखा हुआ है, ठीक है, मान्यता है ये। उसके बाद माना ये गया कि कोल जो थे वो एक टाइम पे पश्चिमी हिमालय जो भी था उसके ऊपर जो थे ये फैले हुए थे। ये लोग जो थे वो झुंड में रहना पसंद करते थे, ठीक है। और दूसरी बात की ये पशुपालन और कृषि व्यवसाय जो था इनका मेन था, ठीक है। और इस जाति के लोग जो थे वो मोस्टली ये माना गया कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो बातें आर्यों ने नहीं की, द्रविड़ों ने नहीं की, वो बातें जो हैं वो इस जाति के द्वारा की गई है। जैसे कि पशु पूजा में जैसे नाग देवता की पूजा हो गई, या फिर गणेश देवता की पूजा हो गई, या फिर उसमें जैसे कि गाय की पूजा होगी, बैल की पूजा होगी, क्योंकि कृषि इनका व्यवसाय था, तो वहां पे बैल जो था क्या था, इनका सहायता करता था कृषि में। तो इस तरह से पशु पूजन जो है वो मेनली इसी जाति की जो है देन है, ऐसा माना जाता है। तो सेकंड जाति जो है हिमाचल के अंदर पाई गई थी वो थी किरात, इन्हें मंगोल भी कहा गया था। और माना जाता है कि कोल जाति के बाद जो थी यही जाति जो थी वो हिमाचल में आई थी, ठीक है। और ये पूर्व की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे होते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। आसाम, भूटान, भोपाल के अंदर जो थी इनकी जो थी बस्तियां पाई गई थी, ठीक है। हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में हिमाचल होते हुए ये कश्मीर पहुंचे, उसके बाद ये मोहनजोदाड़ो तक गए, ठीक है। ये लोग जो थे मेनली ये पशुपालक थे, ठीक है। और जल व्यवस्था जो थी इनके अंदर पाई गई थी, ठीक है। ऋग्वैदिक जो ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ, इन्होंने इन्हें शिशन देव कहा था। शिशन देव का अर्थ होता है, यानी जो लोग जो लिंग की पूजा करते हैं उन्हें शिशन देव कहा जाता है, लिंग को देवता मानकर पूजने वाले लोग, ठीक है। और महाभारत काल में जो है इनका किरात का जो है वो वर्णन मिलता है। वन पर्व जो कि महाभारत का अध्याय है 140, उसमें इनका वर्णन जो है वो किया गया है, ठीक है। मनु ने जो था वो भी अपनी इसमें मनुस्मृति के अंदर जो है किरातों का वर्णन किया है, ठीक है। कालिदास ने रघुवंश यानी किन्नरों का उल्लेख जो है वो अपनी पुस्तक में किया है, ओके। तीसरी जाति जो है वो रही है नाग जाति। नाग जाति के बहुत सारे मंदिर जो है आपको अपर जो हिमाचल है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो मंडी में
पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों की 10 फुट ऊंची जो है वो मूर्ति है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी जो है वो कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं, मोहरों के ऊपर जो है वो नाग देवता जो है वो मिले हैं। ठीक है, इसमें कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जिसमें जो नाग के हैं दो हैं या दो से ज्यादा उसके मुख हैं, और उसके ऊपर मोहर के ऊपर ही इस तरह दिखाया गया है कि लोग उन्हें जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह की जो जातियां हैं यहाँ पे पाई जाती थी, ये उनके प्रमाण है। ठीक है, महाभारत में भी अर्जुन ने राजा वासुकी जो एक नाग थे, ठीक है, जिनकी आज भी चंबा और कुल्लू के अंदर जो है वो पूजा की जाती है। ठीक है, तो अर्जुन ने उनकी पुत्री जो थी उलोपी के साथ जो है वो गंधर्व विवाह किया था। ठीक है, उसके बाद तक्षक नाग जो था इसने हिमालय में अपना राज्य जो था वो स्थापित किया था। ठीक है, किरातों और नागों के बीच हुए युद्ध का वर्णन भी जो है वो पुराणों में, महाभारत वगैरह में मिलता है। ठीक है, फोर्थ जाति है हमारे पास खस, जिसे खश भी कहा गया है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे जो है वो शक्तिशाली जाति जो थी वो मानी गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में ये फैल गई थी। ठीक है, रोहड़ू क्षेत्र में खशधार, खशकड़ी नाम के गांव हैं जो इनके होने की यानी कि प्रमाण देते हैं, प्रमाणिकता को साबित करते हैं। ठीक है, खशों की नागों पर विजय के लिए जो है भूंडा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, इसमें ये बताया था कि खशों ने जो था वो नागों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए जो है जो नाग जाति के होते हैं उनमें से एक परिवार की जो है वो बलि दी जाती है। ये भूंडा उत्सव जो है ये 12 साल के बाद मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बेड़ा जाति के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, एक मूंज होता है उससे रस्सी बुनते हैं। ठीक है, और उसको जो है पर्वत की चोटी से लेके नीचे तक बांध दिया जाता है, और उस पे से जिस व्यक्ति की बलि देनी होती है उसको वहां से बिठा के नीचे की तरफ धकेल देते हैं। ठीक है, और पुजारी जब संकेत देते हैं तो उस रस्सी को काट दिया जाता है। ठीक है, वो अगर व्यक्ति जो है वो बच जाता है तो उसे देवता मान लिया जाता है, अगर वो नहीं बचता है तो उसकी जो है मृत्यु हो जाती थी। पहले ये जो था भूंडा उत्सव ये इसी तरह से मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी जगह पे अब जो है किसी बकरे को जो है टोकरी में बिठाकर उस रस्सी से धकेला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, बेड़ा जाति के जो लोग होते हैं नाग के वंशज, ठीक है, जो नाग के वंश के होंगे उनमें से इसमें से किसी एक व्यक्ति को जो है वो बलि के लिए वहां पे उपस्थित करते थे। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, बलि दी जाती थी, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। उसके बाद खशों का प्रमाण जो है इसमें निर्मंड के अंदर जो है वो बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इसमें भी जो है नाग और जो खश थे उनके बीच में युद्ध का मंचन किया जाता है। ठीक है, और उस पे जो है आदमियों पर विजय का प्रतीक के रूप में जो है बूढ़ी दिवाली वहां पे मनाई जाती है। ठीक है, महाभारत के अंदर भी है खश का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो था कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ जो था वो युद्ध लड़ा था। ठीक है, वायु पुराण और विष्णु पुराण के अंदर भी खश लोगों का जो है ये इस जाति का जो है वो प्रमाण मिले हैं, उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो खश होते थे ना, इनके जो सरदार होते थे वो छोटे छोटे संघ बना लेते थे। ठीक है, उस संघ को मवाणा कहा जाता था। ठीक है, और जो पुराने जो खश लोग थे उनमें जो प्राचीन जातियां रही हैं उनमें बहुपति की प्रथा रही है। बहुपति की प्रथा जो है आज भी अपर हिमाचल के अंदर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक परिवार के अंदर 5-6 भाई हैं तो किसी एक ही लड़की के साथ उन सभी की जो है वो शादी कर दी जाती है। पांडवों ने भी खश के द्वारा ही जो थी ये बहुपति प्रथा जो थी वो अपनाई थी, क्योंकि द्रौपदी का विवाह जो था वो पांडवों के साथ हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो इसके अंदर बाकी का जो जैसे प्राचीन देवता हैं, ठीक है, और जो ऐतिहासिक वर्णन है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और कोई आपका सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।